हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड शेष जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 आपको बताना है, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा। सही जवाब होगा वाणिज्यिक साख। देखिए, प्रश्न काल के संदर्भ में इसका जवाब वाणिज्यिक साख ही होगा और वर्तमान के संदर्भ में भी इस क्वेश्चन का जवाब वाणिज्यिक साख ही होगा। मर्चान 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में विदेशी ऋण में वृद्धि का कारण वाणिज्यिक उधार ही सबसे बड़ा घटक रहा, जिसकी हिस्सेदारी 36.9% रही और इसके बाद अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई की जमा राशि 24.9% और अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी लगभग 17.7% रही। दिसंबर अंत 2020 में भारत का कुल बाह्य ऋण 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो सितंबर अंत 2020 के तुलना में 6.8 बिलियन डॉलर जो है अधिक है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2020 के अंत में 98,158 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 1,225 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसका कारण है, बताइए। इसका कारण था वाणिज्यिक उधार और एनआरआई जमा पूंजी में वृद्धि। सी ऑप्शन। देखिए, प्रश्नकाल और वर्तमान में सी ऑप्शन आपका सत्य है। दिसंबर अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण 563.5 बिलियन डॉलर रहा, जो सितंबर अंत 2020 के अपने स्तर से 6.8 बिलियन डॉलर अधिक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व के 5 सबसे कर्जदार देशों का जो सही अवरोही क्रम है वह कौन सा है। तो विश्व के 5 सबसे कर्जदार देशों का जो अवरोही क्रम है वह रूस, चीन, तुर्की, ब्राजील और भारत। ठीक है। न्यू डेटा के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न काल के संदर्भ में बी ऑप्शन आपका सही उत्तर था। आईएमएफ के द्वारा जून 2020 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में शीर्ष 5 कर्जदार देश सकल ऋण या जीडीपी के अनुपात में जो निम्न है वह जापान, इटली, यूएसए, फ्रांस और स्पेन। क्वेश्चन नंबर 205 है, आपको बताना है इस समय निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक जो है बाह्य ऋणग्रस्त है। सही जवाब है ब्राजील। वर्तमान के लिए जो उपयुक्त प्रश्न की जो व्याख्या है जो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया वो आप देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, आपको बताना है बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। किस रूप में? तो कम ऋणी देश के रूप में। बी ऑप्शन। प्रश्नकाल और वर्तमान के संदर्भ में बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत को कम ऋणी देश के रूप में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 207 है, विकासशील देशों को विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जो पूर्वी एशियाई देश हैं और लैटिन अमेरिकी देश, इनमें आय संकट का जो कारण है वहां विदेशियों के द्वारा किया गया अतिशय पोर्टफोलियो निवेश था। ऐसा निवेश जो अत्यधिक अस्थिर स्वभाव का होता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है वह स्थिर स्वभाव का होता है। जो पोर्टफोलियो निवेश होता है वह एक क्या होता है? अस्थिर स्वभाव का। और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है यह स्थिर स्वभाव का होता है और यह देश के विकास में प्रभावी भूमिका अदा करता है। जबकि कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है मेजबान देश के लिए विदेशी पूंजी का सबसे प्रभावी और उपयोगी स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आपको 208 में बताना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को जो है सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? एफडीआई और एफआईआई, इसके संदर्भ में आपको बताना है
ध्यान में रखना कि देखिए ये दोनों जो है देश में मतलब किसी देश में निवेश से संबंधित हैं, लेकिन आपको बताना है कि दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जो भिन्नता है सबसे अच्छे ढंग से जो व्यक्त कर रहा है वो कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा जो संस्थागत विदेशी निवेश है, इस स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में यह जो है एफआईआई वो सहायक होता है, जबकि एफडीआई जो है इसका लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। जो एफडीआई है जिसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, और जो एफआईआई है यानी संस्थागत विदेशी निवेश, इसकी तुलना में यह जो है अस्थायी प्रकृति का होता है। कौन? एफडीआई। एफआईआई के तुलना में यह अपने साथ बेहतर प्रबंधन कुशलता और प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक होता है। कौन? एफडीआई। जबकि एफआईआई जो एफआईआई है संस्थागत विदेशी निवेश है, यह पूंजी लेकर आता है। संस्थागत विदेशी निवेश द्वितीयक बाजार में मुख्य रूप से जो है यह चालित होता है, और इस प्रकार जो है इसमें जो ए सी डी दिया गया था सही जवाब नहीं था। एफआईआई जो है व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, भले ही यह अल्पावधि या उत्प्लावक प्रकृति के हो। साथ ही एफडीआई क्षेत्र विशिष्ट होता है। तो ध्यान में रखना है, इसका जो व्याख्या है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 209 में आपको बताना है हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है किन किन क्षेत्रों से। तो सही जवाब है जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए ऑप्शन। दिसंबर 2020 में जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2020 तक के एफडीआई हिस्सेदारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र के आंकड़े जो है समग्र रूप में है, और जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय और बैंकिंग क्षेत्र भी शामिल है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हिस्सेदारी आप देख सकते हैं, सेवा क्षेत्र का भी हिस्सेदारी आप देख लीजिएगा जो सर्वाधिक है 16.4 से 4.7%, और जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जिसकी हिस्सेदारी है 4.87% है। सूचना और प्रसारण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी 1.80%। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भी उपयुक्त विकल्प जो है आपका ए सही होगा। जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले जो क्षेत्र हैं वह सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, दूरसंचार, होटल एंड टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 में आपको बताना है भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होकर कार्य कर रहा है। सही जवाब है वित्त मंत्रालय। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को जो है आर्थिक मामलों के विभाग यानी वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था, और वर्तमान में इसे जो है अब समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 211 में आपको बताना है सबसे हाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। वह है आपका खुदरा कारोबार। खुदरा कारोबार यानी रिटेल ट्रेडिंग जो है इस क्षेत्र में एक ब्रांड उत्पादकों के संदर्भ में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है 2006 से ही अनुमति दे दी गई है, जबकि बहु ब्रांड यानी मल्टी ब्रांड क्षेत्र में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 2012 से जो है अनुमति प्राप्त है। भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 212 में आपको बताना है भारत के अंश पूंजी में निवेश के लिए विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है। तो पूंजी का अंतर प्रवाह अधिक जो है किस देश से होता है? भारत के अंश पूंजी में निवेश के लिए सही जवाब है मॉरिशस, डी ऑप्शन। दिसंबर 2020 में जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत के अंश पूंजी में निवेश के लिए विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक मॉरिशस से होता है। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 के अवधि में भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला जो शीर्ष देश है, पहला है मॉरिशस, इसके बाद सिंगापुर, यूएसए, नेदरलैंड, जापान। और 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले जो देश हैं वह है सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, यूएई। और 2019-20 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले जो देश हैं वह है सिंगापुर, मॉरिशस, नेदरलैंड, यूएसए। ध्यान रखिएगा जो क्रम है। क्वेश्चन नंबर 213, भारत के संचयी एफडीआई अंतर प्रवाह में किस देश का हिस्सा सबसे ज्यादा है? वह है आपका मॉरिशस का। क्वेश्चन नंबर 214 है 2016-2017 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही जवाब होगा मॉरिशस।
देखिए, जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में इस संदर्भ में शीर्ष 4 जो देश हैं वह सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस और यूएई। क्वेश्चन नंबर 215 है, भारत में 1991 से 1995 के मध्य जो देश सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाए वे कौन से देश हैं? वह अमेरिका और जापान। 1991 से 1995 तक भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाले देश अमेरिका और जापान थे। वर्ष 2019 से 20 तथा 2020 से 21 में भी प्रश्नगत विकल्पों में ये सही जवाब है, यानी फिलहाल में भी अगर इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका और जापान। क्वेश्चन नंबर 216 है, भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको बताना है। इसका कारण है भारत का मॉरिशस के साथ जो दोहरा करारोपण है, परिहार समझौता है। ठीक है, इसका जो मेन कारण है, इसका बी ऑप्शन कारण है, भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, जो भारत में कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो है मॉरिशस से आने का प्रमुख कारण भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता। इस कारण अनेक निवेशक भारत में सीधे निवेश न करके पहले वे मॉरिशस में अपनी पूंजी का निवेश करते थे और वहां अति निम्न दर पर जो है कर का भुगतान कर उसे जो है भारत में निवेशित करते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें कम मतलब कर लाभ होता था। हालांकि विगत 20 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो यह बात वर्तमान में भी सत्य है, किंतु यदि वर्ष दर वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में मॉरिशस से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में जो है कमी आई है, जबकि सिंगापुर से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 217, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में? वह आपका विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो सत्य नहीं है सी ऑप्शन है। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार तथा रिजर्व ट्रांसपोजिशन यानी आरटीपी इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जिसका हिस्सा सर्वाधिक है वह है आपका, बताइए, विदेशी मुद्रा का, सी ऑप्शन। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। स्वर्ण होता है, विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। साप्ताहिक आधार पर यानी 7 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का है। उसके बाद स्वर्ण का, आईएमएफ में जमाए और एसडीआर का है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल और वर्तमान काल में दोनों के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो प्रश्नकाल के समय में जो जवाब था वो आपका सी ही है, सी ऑप्शन सही होगा, यानी विदेशी मुद्रा। और जो प्रश्नकाल और जो वर्तमान का, अगर वर्तमान में भी यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जो सही जवाब होगा विदेशी मुद्रा ही होगा, सी ऑप्शन ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 में आपको बताना है सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होती है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशकों से, बी ऑप्शन। सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है घरेलू पूंजी बाजार में व्यापक के लिए यानी व्यापक हेतु एक ऐसा विदेशी कोषों के द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र है जो देश में पंजीकृत नहीं है। सहभागिता नोट देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा विदेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश के लिए अयोग्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 में आपको बताना है वर्ष 2001 से 2002 में सीधा विदेशी निवेश से संबंधित भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 2001 से 2002 में सीधा जो है विदेशी निवेश से संबंधित भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है चाय क्षेत्र में भारत के द्वारा स्वीकृत 100% एफडीआई में से जो है विदेशी फर्म को 4 वर्ष के भीतर 33% इक्विटी भारतीय भागीदार के पक्ष में
विनिवेशित करनी होगी। दूसरा है मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया में सीधा विदेशी निवेश के संदर्भ में सबसे बड़े एकल भारतीय शेयरधारी का स्वामित्व जो होगा 26% से अधिक रहेगा। बताइए इन दोनों कह सकते हैं कि जो सहभागी इसमें जो पूछा गया कि 2001 से 2002 में सीधा विदेशी निवेश से संबंधित भारत सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्णय थे इनके संदर्भ में विचार करके कि कौन सा कथन सही है, वो आपका सही जवाब होगा सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट, केवल बी, यानी केवल सेकंड वाला। मुद्रण माध्यम में सीधा विदेशी निवेश के संदर्भ में सबसे बड़े एकल भारतीय शेयरधारी का जो स्वामित्व होगा 26% से अधिक रहेगा। देखिए अगर बात की जाए तो नीति के अनुसार विदेशी फर्म को चाय के क्षेत्र में 5 वर्ष के भीतर 26% इक्विटी भारतीय भागीदार के पक्ष में निवेशित करनी होगी, तो पहला कथन गलत हो जाता है। प्रिंट मीडिया के संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एफडीआई संबंधित नीति में यह निर्णय किया कि प्रिंट मीडिया में 26% से अधिक विदेशी पूंजी नहीं लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त नीति में यह भी शर्त रखी गई थी कि सबसे बड़े एकल भारतीय शेयरधारक का स्वामित्व 26% से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 221 है, कैलेंडर वर्ष 2005 में विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा निवेशित पूंजी की मात्रा लगभग कितनी थी? सही जवाब है मतलब यूएसए यानी यूएस 10.7 बिलियन डॉलर, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न काल में डी सही था और डी उत्तर आपका सही होगा। 18 सितंबर 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार आप देख सकते हैं वर्ष 2018-19 में इतना डेटा है, तो आप देख लीजिएगा, डेटा को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, पूछा गया कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कब कहा जा सकता है? तो देखिए किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ तब कहा जाता है जब उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोई देश ऋण जाल में तब होता है जब उसे पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज मतलब देय ब्याज होता है इसके भुगतान के लिए नया ऋण लेना पड़ता है, यानी ब्याज को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पड़ता है पुराने ब्याज को चुकाने के लिए, तब हम कहते हैं कि जो देश है वो ऋण जाल में फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 223 में आपको बताना है, भारत के बाद विश्व बैंक ने जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है, तो मैक्सिको, सी ऑप्शन। भारत जो है विश्व बैंक से जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता देश रहा। 20 जून 2010 तक विश्व बैंक के द्वारा आवंटित ऋणों के अनुसार भारत का हिस्सा 15% है, जिसके बाद मैक्सिको, तीसरे स्थान पर जो है दक्षिण अफ्रीका। सकल ऋण को जीडीपी के प्रतिशत के संदर्भ में देखा जाए तो जून 2020 में आईएमएफ के द्वारा जारी यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में शीर्ष कर्जदार जो देश हैं वह जापान, इटली, यूएसए, फ्रांस और स्पेन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, वर्ष 2001 में भारत ने ताजिकिस्तान को $5 लाख मिलियन जो है देने का जो है प्रस्ताव किया। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कि वर्ष 2001 में भारत ने ताजिकिस्तान को $5 लाख मिलियन देने का प्रस्ताव किया है। तो किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए देने के लिए जो है किस स्थिति में प्रस्ताव किया था? तो इसका सही जवाब होगा जो वर्ष 2001 है, इसमें भारत ने ताजिकिस्तान को $5 लाख मिलियन देने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, सूखे की स्थिति से जूझने के लिए। तो ताजिकिस्तान में जो सूखा का स्थिति था इससे जूझ रहा था, इसके लिए जो है भारत ने $5 लाख मिलियन का जो है मतलब कि कह सकते हैं मतलब $5 लाख मिलियन देने का ताजिकिस्तान को जो है मतलब कि प्रस्ताव दिया था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। तो देखिए 10 मई 2001 को संपन्न भारतीय ताजिकिस्तान द्विपक्षीय समझौते के पश्चात तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति शरीफोविच रखमोनोव इनसे जो है इनको जो है ताजिकिस्तान के ये जो है राष्ट्रपति हैं, इनको जो है सूखे की समस्या से निपटने के लिए
5 लाख मिलियन डॉलर का अनुदान के लिए जो है तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 225, वर्ष 2001 में जर्मनी ने भारत को 32 मिलियन डॉलर के ऋण की जो है मंजूरी दी। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? टिहरी बांध परियोजना के लिए। टिहरी बांध परियोजना के लिए 2001 में जर्मनी ने भारत को जो है 32 मिलियन डॉलर का ऋण के लिए जो है मंजूरी दी थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है न तो इस अर्थव्यवस्था में निर्यात होगा न ही आयात होगा। तो डी ऑप्शन। क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्था के साथ न तो निर्यात और न ही आयात किया जाता है। दूसरे शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किससे निर्दिष्ट करता है? समाचार में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद जो है किसे निर्दिष्ट करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ईयू को। ठीक है, ईयू थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति का संबंध यूरोपीय संघ से है, ईयू से है, यानी यूरोपियन यूनियन से। इसे संघ के देशों के मध्य व्यापार में आने वाले अवरोधों को दूर करने और भावी व्यापार एवं रोजगार संभावनाओं को, मतलब कि जो संभावनाएं, इसके दोहन के लिए अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 228 है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? पहला कथन है, यह नीति आयोग का एक अंग है। दूसरा, वर्तमान में इसकी कार्पस जो है 4 लाख करोड़ रुपया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि एक अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है। यह नीति जो है यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी कॉर्पस जो है 40,000 करोड़ रुपया का मतलब कि प्रस्ताव है, 40,000 करोड़ रुपया करना प्रस्तावित है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 229 है, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसका संबंध आप बताइए। इससे संबंधित जो ऑप्शन है कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर विश्व बैंक का सहयोग है। यानी गैर सरकारी क्षेत्र और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। तो बी ऑप्शन वैसे इसके संदर्भ में सही जवाब होगा। देखिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के द्वारा सार्वभौम अवसंरचना सुविधा केंद्र जो है स्थापित किया गया है। यह सरकारी निजी भागीदारी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के सामर्थ्य वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है। सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने अपने अधिशेष में से $15 मिलियन सार्वभौम अवसंरचना सुविधा केंद्र में प्रारंभिक मूल पूंजी के रूप में अंतरित करने का जो है अनुमोदन किया था। थोड़ा सा हिंदी का टर्म जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 230 है, आयल पूल खाते की जो समाप्ति प्रभावित हुई कब से? आयल पूल खाते की जो समाप्ति प्रभावित हुई थी 1/4/2002 से, यानी 1 अप्रैल 2002 से यशवंत सिन्हा के वित्त मंत्रालय काल में, जब वो वित्त मंत्री थे, इस काल में वित्त मंत्री के समय में यशवंत सिन्हा इस समय थे 2002 के समय, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि तेल क्षेत्र में प्रशासित मूल्य प्रणाली यानी एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म को जो है 1 अप्रैल 2002 को समाप्त कर दिया गया
और इसके जगह पे आयल पूल खाते की समाप्ति जो है हो गई, फलस्वरूप जो इसके संदर्भ में कह सकते हैं। तो आपको जो मोटा मोटी चीजें याद रखना है वो है कि किसके मंत्रित्व, वित्त मंत्रित्व काल में जो है आयल पूल जो है खाता समाप्त हो गई थी, तो यशवंत सिन्हा के समय में, और 1 अप्रैल 2002 को। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत में फेमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फेमा के संदर्भ में आपको बताना है, FEMA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, फेमा के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह फेरा को 31 मई 2002 तक 2 वर्ष के लिए निश्चितकालिक यानी सनसेट खंड दिया गया था, और ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णित विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। तो फेमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन है। तो इसके बारे में वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फेरा 1973 की जगह जो है फेमा 1 जून 2000 से लागू हुआ। फेमा में भी विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को जो है दंडनीय अपराध माना गया। तथापि फेमा के अधीन इसके उल्लंघनकर्ताओं को जेल की सजा नहीं बल्कि केवल अर्थदंड ही वहन करना होगा। फेरा की जगह फेमा के अस्तित्व में आने के बाद भी जो प्रवर्तन निदेशालय इसको फेरा के तहत लंबित मामलों की जांच और संबंधित मुकदमों की कार्रवाई के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया। इस 2 वर्षीय अवधि को सनसेट क्लॉज कहा गया, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 232 में आपको बताना है, नई एकल यूरोपीय मुद्रा का नाम क्या है? वह है आपका यूरो। मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर नई एकल यूरोपीय मुद्रा का जन्म हुआ, जिसका नामकरण यूरो किया गया था। यूरो का औपचारिक सृजन वर्ष 1999 में हुआ था, जबकि भौतिक रूप से कब हुआ? यह वर्ष 2002 में अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 233, प्रस्तावित यूरोपीय मुद्रा संघ की मुद्रा होगी, क्या होगी? यूरो। और क्वेश्चन नंबर 234 है, यूरो डॉलर क्या है? यूरो डॉलर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार के द्वारा जारी विशेष मुद्रा, जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है। तो यूरो डॉलर क्या है आपको समझ में आ गया। यूरोप में परिचालित डॉलर या यूरो डॉलर की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 1970 के दशक में यूरोप के कह सकते हैं जो यूएसए है, यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके व्यापार से अधिशेष के कारण यूरोपीय बैंकों में अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के कारण यूएसए में डॉलर और स्वर्ण परिवर्तन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 235 है, किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया है? वह है आपका ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो इसके संदर्भ में जो 1-2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो यूरो जोन है इसमें शामिल होने वाला जो 19वां नवीनतम देश है वो कौन सा है? वह है लिथुआनिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को यह शामिल हुआ था। वर्तमान में जो ब्रिटेन है यूरोपीय संघ से बाहर है, और बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन यूरोपीय संघ में होते हुए भी यूरो मुद्रा को नहीं अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 236 में आपको बताना है, यूरो के लिए 1999 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यूरो के लिए आपको बताना है 1999 के स्तर से कौन सा सत्य नहीं है। यह लेखा की इकाई है, यह सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो को जो है यूरो जो है लेखा की इकाई नहीं है, यह वास्तव में चलन में है। इससे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 27 में से 19 देशों के द्वारा जो है यह अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 237 है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? सेम क्वेश्चन है, 1999 में। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है किसका? तो यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की, सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239 है, कथन ए, अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय पर सीमा वर्ष 2000 में कम कर दी गई। कारण आर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी जो है गिरावट आ गई है। तो बताइए इसका जो ऑप्शन है इसके संदर्भ में कौन सा सही जवाब होगा? ए या आर? दोनों सत्य हैं। ए सही है या आर सत्य है? आर सही है या ये सत्य है, या दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, मतलब जो पहला मतलब कथन जो है, पहला स्टेटमेंट वो सत्य है, पर जो कारण दिया गया है
कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय पर सीमा वर्ष 2000 में कम कर दी गई है। तो कारण गलत है। पहला सही, आर गलत, ए सही आर गलत। फेरा की जगह फेमा अपनाए जाने के कारण चालू खाता लेन देन शीर्षों पर विदेशी विनिमय की सीमा वर्ष 2000 से कम कर दी गई है। भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां मर्चांत 1999 के आप देख सकते हैं कि कितना 38,036 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2001 में कितना 42,281 मिलियन डॉलर हो गई है। तो थोड़ा डेटा एक दो बार मेरे मतलब कि बताने के बावजूद भी आप एक बार डेटा को एनालिसिस करके ही आगे बढ़िएगा। कभी कभार क्या होता है कि जल्दी या कुछ और सोचने के संदर्भ में, सोचने का मतलब कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बताने के संदर्भ में होता है चीजें फिसल जाता है, मिसिंग हो जाती है, तो डेटा कभी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं बताता हूं जो डेटा सही बताता हूं तो उसमें मतलब कि 100% सही है, क्योंकि मैं डेटा को ज्यादातर कहूंगा कि आप लोग रट्टा मत मारिएगा, एक दो बार उसको सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 में आप बताइए, हवाला संव्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो हवाला संव्यवहार है किन भुगतानों से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, जो हवाला संव्यवहार है, हवाला संव्यवहार यह सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपए में और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। समझ गए? इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया। देखिए, विदेशी मुद्रा का आधिकारिक रूप से क्रय विक्रय और हस्तांतरित जो होता है रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत डीलरों के माध्यम से होना चाहिए, किंतु काले धन के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर अनधिकृत नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। भारत से किसी अन्य देश को विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए भारत में ही किसी हवाला एजेंट को रुपए उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसके बदले विदेश के किसी निर्धारित व्यक्ति से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। इसे ही हवाला संव्यवहार कहते हैं। अब समझ में आ गया? हवाला संव्यवहार को रोकने के लिए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 241 है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? वह 2000 से वर्ष 2000 में फेमा प्रभावी हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 है, फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो 2002 में। और इसके बारे में फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पे 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ था और वर्ष 2000 से इसने आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। नए विवाद तो फेमा के अंतर्गत आए, परंतु पुराने विवाद फेरा के अंतर्गत 2002 तक रहे, अतः फेमा पूर्ण रूप से वर्ष 2002 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 243, भारत सरकार ने किससे FERA यानी फेरा को प्रतिस्थापित किया है? तो सही जवाब होगा फेमा। आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। 244 में आपको बताना है, निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो भारतीय अधिनियमों का जो सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है वो आपको बताना है। कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो मतलब कि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको अगर थोड़ा भी मतलब कि ध्यान में होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पहले आएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसके बाद इंडस्ट्रीज एक्ट, इसके बाद MRTP एक्ट, लास्ट में आएगा फेरा, सी ऑप्शन। जो मिनिमम वेजेज एक्ट है 1948, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951, MRTP 1969 और फेरा 1973। तो इसका टाइम मतलब कि कह सकते हैं जो कालक्रम है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 245 में आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? सही जवाब होगा हार्ट्रे। अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक नितांत मौद्रिक समस्या है। यह व्यापारियों की ओर से जो है मुद्रा की मांग प्रवाह में होने वाला परिवर्तन है, जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा मंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 246 है निम्नलिखित में से किस मद को भौगोलिक संकेतांक अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है, तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भौगोलिक संकेतांक अधिनियम 1998 के अंतर्गत कुल 169 भौगोलिक संकेतक को पंजीकृत कर सुरक्षा प्रदान की गई है। लखनऊ का चिकन शिल्प, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, इलाहाबाद का सुरखा अमरूद, सभी का पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो कोई विकल्प सत्य नहीं है। भारत में कुल 370 भौगोलिक संकेत जो है पंजीकृत हैं अप्रैल 2019 तक। क्वेश्चन नंबर 247 है भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम क्रियाशील हुआ कब से? तो भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम जो है FATCA क्रियाशील कब हुआ था? तो 30 सितंबर 2015 से। क्वेश्चन नंबर 248 है स्टार्टअप 1 एंड स्टार्टअप जो सेकंड है संधि हस्ताक्षरित की गई किसके मध्य? तो स्टार्टअप फर्स्ट और स्टार्टअप सेकंड संधियां जो है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी। और इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्टार्टअप है यानी जो स्टार्ट है, सॉरी स्टार्टअप मैंने बोल दिया है, स्टार्ट है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। स्टार्ट 1 और स्टार्ट जो सेकंड संधियां हैं हस्ताक्षरित की गई है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, तो ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट जो 1 है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक द्विपक्षीय संधि है। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो संधि है जुलाई 1991 और जनवरी 1993 में हुई थी। और स्टार्ट 1 संधि के समय यूएसए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, जबकि स्टार्ट सेकंड के समय यूएसए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन थे। और ये दोनों जो है अमेरिका सोवियत संघ के मध्य एक द्विपक्षीय संधि है, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 249 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही जवाब बताइए। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है आपका पहला जो दिया गया विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि, मुद्रा प्रसार। दूसरा है भारत में निम्न आय वृद्धि दर जिससे भारतीय उद्योगों में सुस्ती। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा है यूरो निर्गम, यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों के द्वारा धारित शेयर। चौथा है निवेश सूची, विदेशी संस्थागत निवेश। इसका सही जवाब होगा सभी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा यानी चारों स्टेटमेंट जो है, चारों पुट जो है, चारों डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन होगा। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि का सीधा प्रभाव जो है देश में मुद्रा के प्रसार के रूप में होता है। भारत के उद्योग आयातित वस्तुओं और मशीनरी पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत के उद्योग आयातित वस्तु और मशीनरी पे क्या है? बहुत अधिक निर्भर। इसीलिए आयात में कमी से भारतीय उद्योगों में सुस्ती आ जाती है। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। भारतीय कंपनियां यूरो निर्गम के माध्यम से यूरोपीय देशों में शेयर धारण किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इरडा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इसके संदर्भ में देखिए पहला जो कथन है यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, बिल्कुल सही है। और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा, इसको वर्ष 2015 में प्रतिष्ठित मिनी रत्न यानी श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। इरडा जो है एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान है जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता या संरक्षण परियोजनाओं के संवर्धन, विकास, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ष 1987 में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य शाश्वत ऊर्जा है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के जरिए ऊर्जा संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा जो उद्देश्य है, नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं में दक्ष एवं प्रभावी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना। तीसरा जो उद्देश्य है, अभिनव वित्त पोषण के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इरेडा की हिस्सेदारी को बढ़ाना। और चौथा जो है, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संसाधनों में सतत सुधार के जरिए उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं की दक्षता में सुधार। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो वैदेशिक क्षेत्र है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो चुके हैं। तो जो वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 250 के साथ समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल या क्विज ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको एवरीडे बहुत चीजें जो है वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है, क्विज कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में एक कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी निभा सकता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।